पुलिस की वर्दी में पहने हुए 2 से 3 लोग टहल रहे होते हैं और उनके हाथों में आधुनिक हथियार होता है। और इसी बीच में एक पति और पत्नी ने मैगी का ऑर्डर दिया हुआ था और जैसे ही मैगी आती है तो पत्नी ने मैगी खाना शुरू कर देता है और पत्नी इंतजार कर रही होती है कि उसकी मैगी कब आएगी, वह कब खाना शुरू करेगी। जिसने वर्दी पहनी हुई थी उसके पास आता है और आकर खड़ा हो जाता है और पति से कहता है कि तुम क्या मुसलमान हो। तो यह देखकर वह हैरान हो जाता है, अचंभित हो जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कैसी बातें कर रहा है। अपना काम करो, यहाँ से जाओ। यह बात जब उस व्यक्ति ने जो मैगी खा रहा होता उस वर्दी वाले से यह बात कही तो वर्दी वाले ने कहा कि कुछ तो सुना दो, कुछ तो इस्लामी आयत वगैरह तो कुछ याद ही होगा, सुना दो। उसने फिर से हैरानी से देखा उस व्यक्ति को, आखिरकार यह किस तरह की बातें कर रहा है। और उसने जब इसको इग्नोर किया तो वह अपनी मैगी खाने में मगन हो जाता है। लेकिन तीसरी बार फिर से एक आवाज़ आती है कि नाम तो बता दो, नाम क्या है। जैसे ही उस व्यक्ति ने अपना नाम बताया कि मेरा नाम शुभम द्विवेदी है, बताओ क्या करोगे। इतना कहता है कि इधर से ताबड़तोड़ गोलियां चालू हो जाती हैं और जैसे ही गोली चलती है तो शुभम द्विवेदी ज़मीन पर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब उसकी जो पत्नी होती है ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है, चिल्ला रही होती है कि तुम इनको मार दिए हो, मुझको भी मार दो, मैं क्या करूँगी जीकर। जैसे ही ये बात कही जाती है तो उस व्यक्ति को बिल्कुल भी ज़रा सी दया नहीं आती है और ना ही घबराता है और ना ही डरता है। वो कहता है कि जाकर आपने मोदी जी से कह देना इनको हमने मार दिया है। जैसे ये बात कही जाती है उसके बाद जो महिला होती है रो रो कर उसका बुरा हाल हो जाता है। इन गोलियों की तरतराहट की आवाज़ से वह बहुत बड़ी संख्या में जो लोग होते हैं जैसे ही सुनते हैं अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन गोलियों की जाद में जो कोई भी आ रहा था वो मारा जा रहा था, लेकिन नाम भी पूछ रहे थे और तब गोलियां भी चल रही। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना ज़रूर नाम, अपनी सिटी का नाम ज़रूर लिखें ताकि मैं अगली वीडियो में आपका नाम ले सकूं। मैं छोटू भैया आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है जम्मू कश्मीर के ज़िला अनंतनाग की। एक जो गांव लगता है पहलगांव का दरअसल यह पहलगांव एक सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश के ज़िला कानपुर का एक थाना लगता है महाराजगंज और महाराजगंज के एक थाना के क्षेत्र की एक जगह लगती है हाथीपुर। यहीं सीमेंट का एक कारोबारी का एक लड़का जिसका नाम होता है शुभम द्विवेदी, जिसकी अभी हाल ही में शादी हुई थी 12 फरवरी 2025 को। शादी के बाद अपनी पति जो होता पत्नी से कहता है कि कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं और इसी बीच में जब बात घूमने की जब आती है तो परिवार के बाकी सदस्य भी तैयार हो जाते हैं कि चलो कहीं घूमने के लिए चलते हैं, सैर सपाटा के लिए चलते हैं। इसी तरह के घर में सदस्य अपना अपना नाम अंकित कराना शुरू कर देते हैं और जैसे ही संख्या 9 हो जाती है परिवार के 9 लोग तैयार हो जाते हैं तो चलो घूमने के लिए चलते हैं। अभी परिवार के लोग जब 9 की संख्या हो जाती है तो 16 अप्रैल 2025 को जम्मू के श्रीनगर में जाने के बाद वे वहाँ ठहरते हैं और यहाँ से वे अलग अलग इलाकों की तरफ रुख करने लगते हैं। परिवार के 9 लोग जो सदस्य होते हैं वो पहले जाते हैं सोनमार्ग और इसके बाद वो जाते हैं गुलमार्ग और इधर उधर घूमते हैं और आकर अपने कमरे पर आराम करने लगते हैं। अब ये 22 अप्रैल 2025 की बात है। पाल गांव की एक तरफ रुख करते हैं, दरअसल इसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। परिवार के सदस्य जब वहां जा रहे होते हैं, जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो वहां जाने के लिए अब शुभम अपनी पत्नी के साथ साथ ही चचेरा भाई और उसकी जो पत्नी होती है 4 सदस्य होते हैं और जो चले जाते हैं और वहां 5 सदस्य ऐसे ही होते हैं जो रुक जाते हैं। दरअसल पहले गांव के जो जब पहुंचते हैं तब वहां पर बैसन घाटी होती है लगभग 8 से 10 किलोमीटर, जो घोड़े पर चढ़कर वहां पर सवार होकर जाना पड़ता है और घोड़े वाले जैसे जैसे वो दाम मांगते हैं उस हिसाब से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही बात सेटलमेंट होता है तो वह सेटलमेंट होने के बाद उस पर लोग बैठते हैं और लगभग 8 से 10 किलोमीटर का ये सफ़र तय होता है। पहाड़ियों में इधर उधर जो होते हैं पहुंचते हैं और उसी तरह से सैलानी यहाँ पर आते हैं और घोड़ों का मोहल करते हैं और बहुत कम संख्या में ऐसे जो लोग होते हैं जो पैदल का सफ़र कर पाते हैं, क्योंकि चढ़ाई ऊंचाई कुछ ऐसी होती है कि घोड़े तो आराम से चले जाते हैं या फिर जिनको भी आदत होती है तो वो आराम से ऊपर नीचे चले जाते हैं। परिवार के जो 5 सदस्य होते हैं वो कहते हैं कि हम तो ऊपर नहीं जा पाएंगे, इसीलिए आप ना जाना है तो आप चले जाइए। जो शुभम द्विवेदी होता है और अपनी पत्नी के साथ वो चला जाता है, अपने चचेरा भाई और उसकी पत्नी ये सब चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद अब ये जो
उस पर पहुंचते हैं ऊपर वाले जगह पर, और उसके बाद जो घोड़ा वाला होता है वो कहता है कि साहब मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूं, आपको एक टिकट लेना होगा, आगे टिकट लेने के बाद आराम से 1-2 घंटा जितना मन करे उतना घूम के आइए। इतना खूबसूरत दृश्य है, इतना खूबसूरत नज़ारा है, आप देखते ही कहेंगे कि कश्मीर तो जन्नत है। जैसे ये बात शुभम द्विवेदी सुनता है तो मुस्कुराने लगता है और कह रहा है कि पूरा कश्मीर घूम लिया, अब यह पहलगांव बचा है, यहाँ की जो वेस्टर्न घाटी है इसको भी देख लेते हैं और यहाँ पर पहुँचते हैं। वह जाने के बाद क्योंकि आदमी चढ़ता है और कहता है कि लगभग 2-3 घंटे का समय लग जाता है, और ऐसे में प्यास भी लगने लगती है और ऐसे में भूख भी लगने लगती है। तभी शुभम द्विवेदी अपनी पत्नी से कहता है कि चलो कुछ खाते हैं। खाने के नाम पर वहाँ पर तो मक्का की रोटी, साग वगैरह ही मिलता है, या फिर मोस्टली वहाँ पर लोग मैगी वगैरह लाते हैं और वहीं पर बनाते हैं और खाते हैं। 2 मिनट में मैगी तैयार भी हो जाती है, जो पर्यटक होते हैं उनको देते हैं। और जैसे ही शुभम तिवारी जो द्विवेदी होता है हाथ में ये मैगी आती है और मैगी खाने के लिए वो तैयार हो रहा था, इतने में ही 3 वर्दी वाले वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ पर आते हैं। आने के बाद वे बातें उनसे सुनते रहते हैं और पास में आके खड़े हो जाते हैं। खड़े होते ही कहते हैं कि शुभम से कि क्या तुम मुसलमान हो। ये बात सुनने के बाद शुभम द्विवेदी को बड़ा अजीब सा लगता है, वह हैरान हो जाता है, सोचने पर परेशान हो जाता है कि किस तरह की बातें कर रहा है। बात आगे बढ़ती है, बात आगे जैसे ही बढ़ती तो इसके बाद वह उनसे पूछता है कि नाम क्या है, तो एकदम दहशत में आकर नाम बताता है कि मेरा नाम शुभम द्विवेदी है। क्या बात है। इस तरह के करके गोलियां चलने लगती हैं और शुभम द्विवेदी यहाँ पर जो मारे जाते हैं उनकी पत्नी चिल्लाती चीखती रह जाती है और एक संदेश दिया जाता है कि, और जो संदेश है वो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। और इस तरह की घटना जो फिर जैसे महाराष्ट्र पुणे के रहने वाले होते हैं और ये 5 ग्रुप होता है, 5 लोग का ग्रुप होता है, जिसमें से पति पत्नी और बेटी बेटा चाचा और चाची साथ में होते हैं। इसमें पति और पत्नी, उनकी बेटी और चाचा और एक सदस्य होते हैं। और 5वें का जो 5 वे मौके पर मौजूद थे और जैसे ही गोली चलती है तो उन्होंने भागकर पास में देखा एक टेंट होता है। उस टेंट में जाते हैं, प्रवेश करते हैं और उन्हें लग रहा था कि यहाँ आराम से सुरक्षित है, कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन टेंट के बाहर वही पुलिस वाली वर्दी वाले पहने हुए वही आतंकवादी आ जाते हैं और जाकर आवाज़ लगाते हैं। और एक जो बुजुर्ग आदमी होता है जिसकी उम्र लगभग 54 साल के आसपास होती है और जिसका नाम संतोष होता है। यह बात सोशल मीडिया में जो बेटी होती है असवारी, उसने यह सोशल मीडिया में बताई थी, तब उसने लोगों को तक पहुंचती है। दरअसल जगह जो संतोष होता है वहां जाता है और चौधरी तू इधर आजा, बाहर आजा, चौधरी कह के उसे बाहर बुलाया जाता है। वह बुजुर्ग आदमी जो 54 साल का आदमी जैसे ही बाहर आता है तो उसे कहा जाता है कि कोई कुछ याद है, तो कोई वह कहता है कि क्या याद है साहब। तो ये क्योंकि वो जो बुजुर्ग आदमी बहुत ही बुरी तरह से डरा हुआ था, सहमा हुआ था, समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार क्या बात करें। जैसे हुए समझ नहीं पाते, जैसे दोबारा से वह कहा जाता है कि कुछ याद है, कुछ आयत वगैरह याद हो तो इस्लामिक तो सुना दो, और कुछ वे सुना नहीं पाते और समझ में नहीं पाते। और इसके बाद वो गोली चलती है। पहली गोली जाकर सर में मारी जाती है और दूसरी गोली पीठ पर मारी जाती है। और क्योंकि जैसे ही उसकी गोली लगने के बाद वह घूमते हैं और तीसरी गोली उसके कान के पास लगती है तो वह जोर से चीख सुनने के बाद जो उनके भाई होते हैं, उनका नाम स्तंभ होता है, वह गोली की और गन वेस्ट की आवाज़ की ये बातें सुनने के बाद जैसे ही वो बाहर निकलता है तो आवाज़ लगाता है भैया। तो आतंकवादी समझ जाते हैं कि यह इसी का भाई है, इसका नाम क्या है और पता क्या, इसके बारे में सब कुछ पूछते हैं। उनको भी 4-5 गोली ताबड़तोड़ मारी जाती है। गोली लगते ही वे ज़मीन पर गिर जाते हैं। और इसके बाद हरियाणा कर्नल जो सेक्टर 7 के हैं वहाँ का एक गांव लगता है भूसली, वहीं के रहने वाले नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल। दरअसल 16 अप्रैल 2025 को इनकी शादी हिमांशी से होती है और हिमांशी और शादी होने के बाद ये मंसूरी में इनकी बारात का प्रोग्राम था। दरअसल इनकी जो नेवी लेफ्टिनेंट होते हैं इनकी बेस पोस्टिंग होती है केरल की कोची में। शादी के लिए आए हुए थे, अच्छी खासी लंबी छुट्टी लेकर आए हुए थे। 16 अप्रैल को जैसे ही बारात प्रोग्राम होता है और इसके बाद ये प्लान करते हैं कि क्यों ना हम विदेश घूमने जाते हैं, स्विट्ज़रलैंड घूमने जाते हैं। इसके बाद उन्होंने आरोप का एक वीज़ा अप्लाई कर दिया, लेकिन वीज़ा अप्लाई करने के बावजूद भी इनको वीज़ा नहीं मिलता है, वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। यह अपनी पत्नी को कहते हैं कि तुम परेशान क्यों होती हो, अगर यूरोप नहीं गए तो क्या हुआ, अपने देश में जो मिनी स्विट्ज़रलैंड है वहाँ चलेंगे
और इन्होंने टिकट बुक कराया, सीधा ये जम्मू कश्मीर श्रीनगर में पहुंच जाते हैं। और वहां पर श्रीनगर पहुंचने के बाद, वहां जाने के बाद ये सबसे पहले इनका जो रुख था वो मिनी स्विट्जरलैंड का रुख था, इसीलिए 21 अप्रैल को ये स्विट्जरलैंड पहुंचते हैं और 16 अप्रैल को शादी हो जाती है। पहला ट्रिप था पलगांव का, यानी कि पत्नी को दिखाना चाहते क्योंकि यूरोप बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है जैसे कि आपने जम्मू कश्मीर का पलगांव की बेसन घाटी दिखाई देती हैं। वहां पर जाने के बाद वे पति पत्नी आपस में बातचीत ही कर रहे होते थे, गोलियां चल रही थी और इसमें से नाम पूछा जाता है, इससे भी पूछताछ की जाती है, कौन हो, कहाँ से हो, और इसकी पहचान तफ्तीश की जाती है। और जब आतंकवादियों को लग जाता है कि जिसको मारने के लिए आए थे ये वही है, और उनको ताबड़तोड़ गोलियां मारी जाती हैं और इसके बाद उन्हें चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। और उनकी जो पत्नी होती है उन्होंने यही सब अपील की कि जी क्या करूं। तब तक उन्होंने यह संदेश दिया कि जाकर मोदी को कह देना, बता देना कि हमने कुछ ऐसा कर दिया है। तो ये सब ऑफिसर जो होते हैं, नेवी ऑफिसर, ये असल में कुछ कर पाते क्योंकि जो सामने से आतंकवादी जो होते हैं पुलिस वर्दी में आए हुए थे, इसलिए कोई समझ नहीं पा रहे थे आखिरकार वजह क्या है, क्या बात है, क्यों गोली चलाई जा रही है। बस इनको अपना काम करना था, अपना काम करते हैं। और यदि वो पुलिस की बात करें तो उनका जो ऑफिसर हो सकता है उनसे मुलाकात करते हैं, लेकिन सामने के पास जो आधुनिक हथियार थे वो मुलाकात भी नहीं कर पाते हैं। जैसे ही घर सूचना पहुंचती है तो घर वालों को रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। 2 मई को बताया जाता है कि लेफ्टिनेंट का जन्मदिन मनाया जाता है, लेकिन जन्मदिन के लिए तैयारी चल ही रही थी। खबर सूचना आती है कि उनकी हत्या कर दी गई और उसके बाद फिर उनके परिवार वालों को रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। ऐसे ही एक कहानी का अंत हो जाता है। उन्होंने जितने भी लोगों को निशाना बनाया था उसमें से सिर्फ पुरुष थे, बच्चों को, महिलाओं को उन्होंने इस कांड से दूर रखा और आतंकवादियों ने एक एक करके लगभग 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। और साथ ही 20 से ज़्यादा लोगों को ऐसे ही थे जो गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। अब ये जो सूची बनती है, लिस्ट बनती है कि कौन कहाँ से है। उत्तर प्रदेश के, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, ओडिशा के पर्यटक बताए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पर्यटकों को सिर्फ उनके आसपास जाते हैं, उनका नाम वगैरह पूछते हैं और उनकी पहचान पूछते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वह स्पेशली कुछ खास को ही निशाना बना रहे होते हैं। और इस तरह से वे निशाना बना रहे थे और खबर अब सोशल मीडिया पर हर जगह, टीवी न्यूज़ चैनल पर हर जगह चल रही होती है, हर जगह लोग इसको देख रहे होते हैं। ये पूरे देश अलग अलग हिस्सों में जब ये न्यूज़ फैलती है तब लोगों को याद आ रहा कि जो पूरी इंडिया के बाहर के लोग जब इस कश्मीर पर जाते हैं तो वहाँ पर्यटक ठीक होता है, वहाँ लोग वो पैसा मिलता है, उनका कारोबार चलता है, उनके घर चलते हैं। अगर इसी तरह की गोलीबारी चलती रही, क्योंकि ऐसा बहुत कम बार हुआ है जब किसी पर्यटक को निशाना बनाया जाता है, आम लोगों को निशाना बनाया जाता था। हालांकि कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि 2 पर्यटक पिछले साल ही भी मारे गए थे, लेकिन इस बार जो बड़ी संख्या में लगभग 27 से 28 लोग के आसपास मार दिए जाते हैं, इससे पूरे देश में दहशत मच जाती है और माहौल गर्म हो जाता है। लेकिन सरकार ने पूरे भरोसा दिलाया जो कि उन्होंने किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। विदेशी भी बताए जाते हैं और जो नेपाल और यूआई के जो एक एक करके और साथ में 2 स्थानीय 2 नागरिक हैं, कुछ मिल के लगभग 28 लोग को बताया जाता है। घट बढ़ भी सकती है जनसंख्या। 24 से 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में एक फिनादी हमला हुआ था। उस फिनादी हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे और उसके बाद बड़े हमला बताया जाता है और जिस हमले में जिम्मेदारी ली थी जैश ए मोहम्मद ने, और इस तरह अब हमला हुआ 22 अप्रैल 2025 को। इसकी लश्कर तैयबा ने, TRPF ने जिम्मेदारी ली है और अब इसके स्कोच भी जारी किए जा चुके हैं जो 3 अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हैं और इसका एक नाम है आसिफ फौजी, एक का नाम है सुलेमान शाह और एक का नाम है अबू तार। और हमला जो मास्टरमाइंड था जिसका नाम सैफ फुलान खालिद है, जो पाकिस्तान में रहने वाला है। और भारत की सरकार ने यह वादा किया है कि भरोसा दिलाया है कि जितनी भी जल्दी हो सकेगा उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उनको जल्द से जल्द आतंकवादी इनके पीछे जो है किसी भी की कीमत में बख्शा नहीं जाएगा।